अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये एक आर साहब हैं, उनका कमेंट शेयर करूंगा। ये कह रहे हैं आरिफ आजाद किया। भाई थैंक यू, आपने मेरे को आजाद कर दिया। अ, आपने कहा है मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मक्की वगैरह पे वीडियो बनाए। भाई कोशिश करूंगा, मैं बनाऊंगी, लेकिन जरा नाम मेरा करेक्ट कर लें। आजाद किया नहीं है, आजक किया है। अच्छा, अजीज दोस्तों, मैं प्रोग्राम शुरू करता हूं। इश्यूज काफी हैं, आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जो मामला चल पड़े हैं, वो ठीक है कि अब नजर ये आ रहा है कि डिफॉल्ट होगा होगा होगा, लेकिन आफ्टर ऑल अमेरिका बचा लेगा। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कि पाकिस्तान कायम रहे, बस घिसटता पिसटता रहे लेकिन कायम रहे। तो बेल आउट कर देगा। मंडे को यूनाइटेड नेशंस में, जिनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है अमेरिका की स्पॉन्सरशिप से, जिससे कि दुनिया भर के अमीर मुल्कों से कहा जाएगा कि मदद करो मदद करो। मदद का जो रीजन रखा है वो फ्लड है। वो फ्लड को आए हुए भी 5-6 महीने गुजर गए, लेकिन ये अभी तक फ्लड के नाम पे, वो भिखारी होते हैं ना, वो अपने एक्सरे की तस्वीर दिखा के तो भीख मांग रहे होते हैं, या हाथ पे पट्टी बांध के, मेली सी पट्टी, वो भीख मांग रहे होते हैं हमदर्दी के उस पे, सिंपैथी के नाम पे। तो यही पाकिस्तान कर रहा है। जो सैलाब से तबाहकारियां हुई हैं, वो एक तो मैन मेड सैलाब था, और उसके बाद उस सैलाब की तबाहकारियों को खत्म नहीं करना। जिन लोगों के घर उजड़े हैं, उन लोगों के घर आबाद नहीं करने के। घर आबाद हो गए तो फिर वो पिक्चर सिंपैथी के लिए कैसे दुनिया को दिखाई जाएगी। तो ये है कि सैलाब की तबाहकारियों के नाम पे लेकिन $14 बिलियन मांगे जा रहे हैं। और ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस है, लोन कॉन्फ्रेंस नहीं है, यानी भीख है, पूरी प्योर भीख है। और फिर डोनर्स कॉन्फ्रेंस के साथ साथ साइडलाइंस पे पेरिस क्लब, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, चाइना, सऊदी अरब से पांव पकड़ के एक्सटेंशन मांगी जाएगी, जो रीपेमेंट है। क्योंकि ये मार्च की बिगिन तक 2 महीने में $8 बिलियन की रीपेमेंट है, लोन्स की, बॉन्ड्स की, जो बॉन्ड्स इशू किए हैं पाकिस्तान ने। और सितंबर तक 34 बिलियन। तो अब ये रीपेमेंट के लिए थोड़ा टाइम गेन करने के लिए इन लोगों से उस डोनर्स कॉन्फ्रेंस के साइडलाइंस पे मदद मांगी जाएगी कि भाई थोड़ा एक्सटेंशन दें, और जो जरा हमदर्दी दिखाएगा ना, उसके तो गले पड़ जाना है कि थोड़ा और मदद भी कर दो। तो ये मंडे को 9 जनवरी को पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ड्रामा शुरू हो रहा है। और अंदर खाने की बात यही है कि जब बिलावल भुट्टो अमेरिका में था, तो वहां पे उसको बताया गया था, उसने कहा था कि बचा लो माई बाप, हम तो मर रहे हैं। और मरते मरते तो फिर हम ये कि यही करेंगे कि एटम बम का धमकी देते हैं ना जैसे, तो हम फिर इंडिया पे एटम बम छोड़ देंगे और आप बचाओ हमें। तो अमेरिका बहादुर के से जो, जहाँ से इनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, उन्होंने यही कहा कि ठीक है, आप एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस का बंदोबस्त करते हैं और वहां से देखते हैं कि क्या मिलता है आपको, और हम आपको मरने नहीं देंगे, फिक्र नहीं करो। आखिर को आप हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट्स हो। जैसे पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, एल एच सुन्नत वल जमात, और ये सब जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, वही अमेरिका का टेररिस्ट ग्रुप ये पाकिस्तान है। तो ये है कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस के नाम पे पाकिस्तान को बचाने की एक कोशिश की जा रही है कि डिफॉल्ट ना हो। श्रीलंका डिफॉल्ट होता है, ग्वांतामालो डिफेंड डिफाइंड डिफॉल्ट होता है, वेनेजुएला डिफॉल्ट होता है, जिम्बाब्वे डिफॉल्ट होता है। दैट इज समथिंग डिफरेंट।
ये पाकिस्तान है। न्यूक्लियर बॉम्ब बहरहाल हैं तो ठीक है, अमेरिका के कंट्रोल में हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन पूरा एक सिस्टम तो मौजूद है। अरबों डॉलर इस पे लगा है, एक पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, फिर मिसाइल्स हैं और एक से एक मिसाइल्स हैं भाई, फिर इतनी बड़ी आर्मी है, फिर इतने बड़े नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इतना बड़ा टेररिज्म का नेटवर्क दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है, किसी भी मुल्क के पास। इवन सीआईए के पास इतना बड़ा हाजिर सर्विस टेररिस्ट नेटवर्क, जिसमें इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो कि आपके पास हजारों में टेररिस्ट मौजूद हों, विलिंग टू डाई, जो इस्लाम के नाम पे, पैसे के ऊपर, पाकिस्तान के नाम पे सुसाइड बॉम्बिंग के लिए तैयार हों, इतना बड़ा नेटवर्क हो, फिर ये फाइनेंशियल नेटवर्क हो। पाकिस्तान भले ना तबाह हो रहा है, आर्मी के बजट में तो कोई कमी नहीं आ रही ना, बढ़ रहा है आर्मी का बजट उल्टा। आर्मी तो सिविलियन बजट से इस वक्त इतना लेके जा रही है, बलूचिस्तान ऑपरेशन के नाम पे, चलो भाई 50 अरब रुपया, केपीके में ऑपरेशन हो रहा है 100 अरब रुपया, फलां जगह आर्मी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के लिए कॉलोनी बन रही है 10 अरब रुपया, इस तरह लेके जा रही है सिविलियन बजट से। तो बजट में तो इनके पास कोई कमी है नहीं, तो वो टेररिज्म का नेटवर्क इनका फर्स्ट क्लास चल रहा है। आप देख ही रहे हैं भारत में क्या हो रहा है, जम्मू में क्या हुआ अभी। अभी एलओसी पे जो हथियारों की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है, इतने सारे टेररिस्ट पकड़े गए हैं। पंजाब में आए दिन हम देखते हैं इनकी इन्फिल्ट्रेशन। तो नेटवर्क इनका फर्स्ट क्लास चल रहा है। उधर से अफगानिस्तान से मामला बहुत खराब है। अफगानिस्तान के कमांडर ने अभी, आर्मी के कमांडर ने भरपूर वार्निंग दी है पाकिस्तान को, क्या तुम लोग अफगानिस्तान की तरफ बहुत ज्यादा मामला खराब कर रहे हो, और हम वार्निंग दे रहे हैं कि हम तुम लोगों का बाजा बजा देंगे। तुम लोग हमें जानते नहीं हो कि हम कितने खतरनाक लोग हैं, और तुमसे अपना मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा, तुम लोगों को अफगानिस्तान की फिक्र लगी पड़ी है, तो अपना मुल्क बचाओ और हमें जीने दो, वरना फिर हम अगर पाकिस्तान के ऊपर शुरू हो जाएंगे ना, तो आपको जान बचाने का मौका नहीं मिलेगा। तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में मामला बहुत तेजी आ गई है, बहुत ही तेजी। रोज के 5 से 7 हमले हो रहे हैं आर्मी के काफिलों पे, जो उनके कन्वॉय गुजर रहे होते हैं कहीं से, या उनकी जो चेक पोस्टें हैं, या उनके जो कैंप हैं, कहीं ना कहीं बलोच कर्मचारी हमला कर रहे हैं। केपीके में और बलूचिस्तान के पख्तून बेल्ट में तालिबान टीटीपी एक्टिव है, रोज के कई हमले हो रहे हैं, रोज पाकिस्तान आर्मी की कैजुअलिटीज हो रही हैं। और अब जो अंदर खाने की खबर सुनी है कि बलोच और टीटीपी दोनों के मोटिव अलग हैं, दोनों के माइंडसेट भी अलग हैं, लेकिन दोनों मिल गए हैं। इसलिए कि मिलने के लिए आपके पास जो जवाब है वो ये है कि आपका दुश्मन मेरा दुश्मन, तो फिर हम दोस्त। दोनों का दुश्मन तो एक है, अकेले अकेले अलग अलग लड़ने से हम बेहतर है कि मिल के लड़ें। और ग्राउंड दोनों का अलग अलग है, क्योंकि बलोचों ने कभी भी बलूचिस्तान के पख्तून एरियाज के ऊपर अपना क्लेम नहीं डाला। इन्होंने हमेशा यही, मैंने भी जब भी किसी बलोच लीडर से मेरी बात हुई है तो उसने यही कहा है कि ये पख्तून हमारे भाई हैं और सदियों से यहाँ रह रहे हैं, जो इनकी जमीनें हैं, तो हमें उनके क्लेम पे कोई एतराज नहीं। वो आजाद बलूचिस्तान का हिस्सा बनते हैं, मोस्ट वेलकम। वो अफगानिस्तान का हिस्सा बनते हैं, मोस्ट वेलकम। वो केपीके का हिस्सा बनते हैं, मोस्ट वेलकम। ये उनका डिसाइड करने का है, हमारा नहीं है। तो ग्राउंड दोनों का अलग है, बलोचों का अपना है, और टीटीपी बलोची एरियाज को क्लेम कभी नहीं डाला। ठीक है। अब माइंडसेट की बात है कि बलोच जो लड़ रहे हैं ना, वो लिबरल सेक्युलर हैं मुसलमान ही, लेकिन वो मजहब की जंग नहीं लड़ रहे, वो शरिया के लिए नहीं लड़ रहे। वो साफ कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान में से आजादी चाहते हैं अपनी, आजाद बलूचिस्तान हमारा टारगेट है।
जबकि टीटीपी मज़हब की जंग लड़ रहा है, मज़हब के नाम पे लड़ रहा है। मज़हब की तो क्या जंग है, मज़हब के नाम पे लड़ रहा है कि हम पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में शरिया लाना चाह रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं बलोचों की टीटीपी की एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिससे ये हो रहा है कि मिल के कॉमन दुश्मन को मारेंगे, फिर इसके बाद अपने-अपने रास्ते पे। आप आज़ाद बलोचिस्तान लेके बैठ जाओ, हम बाकी पाकिस्तान में शरिया नाफ़िज़ करेंगे। और बेसिकली टीटीपी को भी पता है कि वो पूरा पाकिस्तान को तो छेड़ नहीं सकते, तो इनका टारगेट भी केपीके है कि ड्यूरेन लाइन खत्म करो, अटक तक का इलाका हमें दे दो, अफगानिस्तान में शामिल करो, बात खत्म। तो बुनियादी तौर पे इस वक्त बलूचिस्तान और पठान मिल के पाकिस्तान से अलग होने का कि वो कर रहे हैं स्ट्रगल। और इसमें अगर कहीं सिंध एक्टिव हो जाए ना और एक्टिवली पार्ट करना शुरू कर दे इस मूवमेंट में, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान की लाइफलाइन है कराची पोर्ट। पाकिस्तान का सारा एनर्जी रिसोर्सेज, सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कराची से होती है। ग्वादर पोर्ट एज सच इतनी एक्टिव नहीं है और वो चाइना के पास है, और पोर्ट कासिम भी सिंध में ही है। तो ये है कि ये सिंध अगर इसमें एक्टिवली आ जाए ना, अब इस वक्त पाकिस्तान की एक जो मुर्दार कौम है ना, कौम तो नहीं कहेंगे, ग्रुप है, कम्युनिटी है, वो है मुहाजिर। वो जो पाकिस्तान हिजरत करके आए थे 1947 में, वो बिल्कुल मुर्दार हैं। जितना अत्याचार इस मुहाजिरों के साथ हो रहा है ना, कोई और कौम के साथ होता ना तो अब तक खड़ी हो चुकी होती आर्मी के खिलाफ। लेकिन ये आज तक बूट चाटने में लगे हुए हैं। शायद ही आपको कोई ऐसी मिसाल मिलेगी पूरे पाकिस्तान में, हालांकि आजकल ये रो भी रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। सिक्योरिटी वहां पे जीरो है। अभी एक ब्लॉगर है, उसने एक वीडियो बनाई कि आपको मैं बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का तरीके के, लोग बताते हैं ना कि 3 महीने में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल, 6 महीने में आपकी इन्वेस्टमेंट ट्रिपल। तो कहता है मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट का तरीका बताता हूँ, सुबह पैसे लगाओ 50,000 रुपया, शाम को डबल, और रोज डबल होते जाएंगे। उसने कहा सिर्फ एक काम करो, एक बंदूक ले लो, पहले तो उस बंदूक के बल पे किसी की स्कूटर छीनो, अब पूरे शहर में जहां जाना है लूट मार करो, जिसको पकड़ के मारना है मार डालो, उसके पैसे छीन लो, उसके मोबाइल छीन लो, घर में घुस के डाका मारो, दुकानों में घुस के डाका मारो, कोई रोकने वाला नहीं है इस पाकिस्तान में, कराची में खास तौर पे। और ये सिचुएशन पंजाब वगैरह में इतनी नहीं है। ठीक है, क्राइम तो हर जगह ही होता है ना, इवन लंदन में भी होता है, लेकिन जो कराची की हालत है वहां पे टोटल लॉलेसनेस है, क्योंकि वहां पे पीपल्स पार्टी, ये भुट्टो की पार्टी बैठी है, जिसका काम ही सिर्फ पैसा बनाना है। इसके सारे मिनिस्टर सिर्फ पैसे बना रहे हैं और सारे जागीरदार हैं, किसी के बाप के नहीं है ये हराम के जने हैं सारे, इनका किसी इंसानियत से ताल्लुक ही नहीं है। ये तो सिर्फ लूटमार कर रहे हैं, प्यूरी ब्यूरोक्रेसी। ये अपने अंदरूनी सिंध अपने हारियों को लाके बिठा दिया है, कोई इनका कमी है, कोई इनका नौकर है, कोई उसको लाके ऑफिसर बना के सरकारी उसमें बिठा दिया है। सारा लूटमार हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो सिंध में गवर्नमेंट लेवल पे सिंधियों की नुमाइंदा जमात बन के पीपल्स पार्टी लूटमार कर रही है, बाकी मुहाजिर हैं वो तो किसी जगह ही नहीं है ना। ये तो आर्मी के ऐसे बूट चाटने में लगे रहते हैं कि इनमें से तो कोई मर्द का बच्चा उठ के अब बात भी नहीं कर सकता। आखिरी अल्ताफ हुसैन ही था जिसने इनकी आंखों में आंखें डाल के बात की। अल्ताफ हुसैन को इन्होंने बिल्कुल ही साइड पर कर दिया है। तो अजीज दोस्तों, ये है सिचुएशन। इसके अलावा भी कई टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सवाल बहुत आ रहे हैं, तो सवाल शुरू करें। ये अक्षय विजयपुर, थैंक यू अक्षय जी। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इमरान खान एंड पंजाब गवर्नमेंट? देखिए, पंजाब गवर्नमेंट तो एक धागे से टिकी हुई है, और परवेज इलाही जो चीफ मिनिस्टर है वो असेंबली तोड़ने को तैयार नहीं। आज सुबह इमरान खान ने बयान दिया है कि अगर पीटीआई, अगर पंजाब असेंबली को परवेज इलाही तोड़ने को तैयार नहीं हो तो मैं पीटीआई के मेंबर से कहता हूं कि वो रिजाइन कर दें। तो
परवेज इलाही 10 सीटों पे चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, कैसे छोड़ेगा? क्यों छोड़ेगा? तो भाई है ना इसका जो बड़ा चौधरी शुजात हुसैन, उसके ज़रिए इसने पीडीएम यानी पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ को कंट्रोल किया हुआ है। उनको बेवकूफ़ बना रहा है, हम आपके साथ हैं, हम असेंबली नहीं तोड़ने देंगे। और जो परवेज इलाही का बेटा है मोहन्नस इलाही, उसके ज़रिए इमरान खान को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि आपकी असेंबली है, जब आप कहेंगे तोड़ देंगे। तो पंजाब हुकूमत बस लूट-मार की हद तक है। ज़ाहिर है परवेज़ इलाही को मौका मिला हुआ है चीफ मिनिस्टर इतने बड़े प्रोविंस का, इतना बड़ा बजट इसके हाथ में, तो वो कोशिश कर रहा है इसको एक्सटेंड करने का। इमरान खान का फ्यूचर कुछ भी नहीं है, फिलवक्त तो यही लग रहा है। बाकी तो पाकिस्तान इज़ अ टोटली अनप्रेडिक्टेबल प्लेस। तो फ्यूचर इमरान खान का वैसे तो कुछ नहीं लगता जिस हिसाब से इसने आर्मी से पंगा लिया हुआ है। लेकिन लेट्स सी आगे इमीडिएटली तो वो पावर में नहीं आता, क्योंकि उसने तो जिस किस्म की बातें कर रहा है तो उसने तो पावर में आके आर्मी से बदले लेने हैं, तो आर्मी तो ये चाहेगी नहीं। इमीडिएटली तो नजर नहीं आता, 5-10 साल बाद तो जैसे नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने इस जद्दा भेज दिया था, तो सब यही कह रहे थे कि नवाज शरीफ का फ्यूचर खत्म। लेकिन वो वापस आया, खुद भी प्राइम मिनिस्टर बना, अब इसका भाई प्राइम मिनिस्टर है, तो यू नेवर नो। लेकिन अभी इमीडिएटली कुछ नहीं है। सनंध्या जी, थैंक यू। आरिफ भाई, आर यू स्टिल इन टच विद अल्ताफ भाई एंड शेयर सम थॉट्स ऑन एमक्यूएम्स फ्यूचर आफ्टर हिम? अल्ताफ भाई से एज सच नहीं कह सकते कि टच में रेगुलर बुनियाद पर हूँ। कभी कभार किसी एमक्यूएम के हमारे जिम्मेदार हैं जो यहाँ पे लंदन, उनसे कभी किसी से बात हो जाती है। कभी अल्ताफ भाई से भी कुछ महीनों पहले एक आध बार बात हो गई थी। रेगुलर टच में मैं किसी के नहीं हूँ इनके। फ्यूचर की बात है तो देखें, इस वक्त एमक्यूएम के कितने ग्रुप हैं, और ये सब अल्ताफ भाई के तरबियत किए हुए लड़के हैं, जो अब तो लड़के नहीं रहे। और सब गरीब घरों के थे लेकिन अब अमीर हो गए हैं, और सब आर्मी की गोद में बैठे हैं। आपने पूछा है कि अल्ताफ भाई के बाद एमक्यूएम का क्या फ्यूचर है, तो कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि अल्ताफ भाई ने कारकुन तो बहुत पैदा किए, लीडर तो कोई पैदा नहीं किया। एक इमरान फारूक थे, वो मार दिए गए 2010 में। उसके बाद कोई एमक्यूएम में ऐसा कोई लीडर नजर नहीं आता जो अल्ताफ भाई को रिप्लेस कर सके। और कोई फ्यूचर ना मुहाजिरों का है ना एमक्यूएम का है। अक्षय भाई, थैंक यू। व्हेन इलेक्शंस हैपन इन पाकिस्तान एंड अबाउट टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट? जी, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट इस वक्त आर्मी की और अमेरिका की पूरी कोशिश है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट का कोई उनके पास रोल नहीं है। दो तीन मसले होते हैं उनके साथ। एक तो ये कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर्स का अपना पर्सनल एजेंडा होता है। जैसे अभी इनका इसहाक डार है, ये वांटेड था, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, नवाज शरीफ का समधी है, ये वांटेड था। इसका घर सरकार ने जब्त कर लिया था, 50 करोड़ रुपए का इसका बैंक अकाउंट सीज किया हुआ था, सब कुछ था। ये वापस आया, क्यों आया? सबसे पहले इसने अपना घर छुड़ाया, 50 करोड़ का अकाउंट खुलवाया, 50 करोड़ या 50 अरब अकाउंट वापस आया और फ्रीज से हटाया। सब चीजें अपनी कंट्रोल कर ली, अपने ऊपर जितनी सजा थी सब खत्म करा दी, अदालतों में से थी, क्योंकि अदालतें तो आपको पता है कि कैंगरू कोर्ट्स हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड सारे फैसले करते हैं। मरियम नवाज के ऊपर से केस खत्म, नवाज शरीफ के ऊपर से केस खत्म, शहबाज शरीफ के ऊपर से केस खत्म। और जितनी मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की जितने भी लीडर्स हैं, जैसे सिंध में इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है शारजिल मेमन, उसके घर से मेरा ख्याल है कोई अरबों रुपए के डॉलर निकले थे। अंदरून सिंध में इसकी जागीर में से अरबों रुपए के डॉलर निकले थे। भाग गया था दुबई। पीडीएम की हुकूमत आई, फौरन वापस आ गया, बना हुआ है मिनिस्टर सिंध में, सारे पैसे भी वापस ले लिए। तो जितने मिनिस्टर हैं, एक तरफ तो वो अपने लूटी हुई पुरानी रकम जो कोर्ट के जरिए जब्त की गई थी वो वापस ले रहे हैं, केस खत्म करा रहे हैं, और जो करंट बजट है उसमें से लूटमार कर रहे हैं। इनका तो कोई हल नहीं। अब आ जाते हैं टेक्नोक्रेट के हवाले से।
पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुश्किलात। दूसरा ये है कि आपको कुछ फैसले कड़वे लेने पड़ते हैं। अब ये इलेक्शन का साल है नॉर्मली तो। अब अगर इस बार इलेक्शन होने हैं, तो आपको पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है या टैक्स बढ़ाना है या कोई ऐसा काम करना है, ये डरेंगे कि अवाम फिर हमें वोट नहीं देगी। तो कड़वे फैसले नहीं ले सकती पॉलिटिकल पार्टी। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट मीन्स मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब ये है कि वो कड़वे फैसले लेंगे, उनको कौन सा इलेक्शन में जाना है। और ये 2.5 साल की टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात होती है पाकिस्तान में। जब भी ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आई है उसको मार्शल लॉ ही कहा जाता है क्लियर अल्फाज में। तो 10 साल से कम कोई भी नहीं रहा। अयूब खान ही 11 साल रहा, या जियाउल हक ही 11 साल रहा, मुशर्रफ 9-10 साल रहा। तो 10 साल से कम कोई नहीं रहा। याह्या खान का शॉर्ट पीरियड था, लेकिन वो 71 की वार के बाद तो उसके पास कोई कंटिन्यूएशन की गुंजाइश ही नहीं थी ना। तो मैं कहता हूं कि मार्शल लॉ आएगा। एक आवाज ये भी है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट सस्पेंड, और प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट होगा, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा। और प्रेसिडेंट के लिए बाजवा का भी नाम आ रहा है। कमर जावेद बाजवा अभी तक अपने बेटों के पास अमेरिका इंग्लैंड नहीं गया, इसलिए कि अभी तक वो लगा हुआ है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बने तो मुझे प्रेसिडेंट बना दो। तो लेट्स सी, आसिम मुनीर का बॉस रहा है आखिर को। जी अक्षय भाई, योर व्यूज ऑन जनरल आसिम मुनीर एंड इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नमेंट। वो जी भाई, ये जो बाजवा का रोल था वो आसिम मुनीर का रोल है। ये कौन से इंसान के बच्चे हैं? ये सब लुटेरे हैं। तो आसिम मुनीर बिल्कुल गवर्नमेंट में पूरा इन्वॉल्वमेंट है इसका। और हो सकता है कि बहुत जल्द टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कायम हो तो उसमें, अब अगर कोई सिक्योरिटी के मामला जैसे अफगानिस्तान से या उससे ज्यादा खराब हो जाते हैं तो डायरेक्ट मार्शल लॉ आ जाएगा। नहीं तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के नाम पे मार्शल लॉ आएगा। तो कोई आसिम मुनीर में, बाजवा में, फैज हमीद में, इन जनरलों की एक माइंडसेट होता है बना हुआ, सेम होता है सबका। वीपी जी, थैंक यू। पाकिस्तान कैन नेवर ब्रेक, यूएसए चाइना विल सेव इट, योर थॉट्स। जी मैंने शुरू में ही बता दिया ना कि पाकिस्तान को अमेरिका तोड़ने टूटने नहीं देगा। पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एसेट्स है और उसको बिल्कुल टूटने नहीं देगा। क्यों टूटने देगा? पाकिस्तान आफ्टर ऑल इस रीजन में और बियॉन्ड द रीजन भी जाके अमेरिका के मफादात के लिए काम करता है। अभी यूक्रेन में जरूरत है तो यूक्रेन में हथियार सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान, छोटे हथियार। मिसाइल्स पाकिस्तान के पास बहुत हैं। अब क्या होता है कि $1 मिलियन का एक मिसाइल बना, शाहीन, गोरी, हतफ, अब्दाली, ये पाकिस्तान की मिसाइलों के नाम है। मिलियन मिलियन डॉलर के जो मिसाइल बनते हैं वो एक्सपायरी डेट के साथ बनते हैं ना। जब एक्सपायर हो जाते हैं फिर उसका क्या करोगे? तो बेच रहे हैं अभी यूक्रेन को। और यूक्रेन के पास पैसा तो बहुत है, क्योंकि अमेरिका भर भर के दे रहा है, यूरोप भर भर के दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये जंग तो अमेरिका की है। तो पाकिस्तान अमेरिका के मफादात के लिए लड़ रहा है, इसको कहीं से टूटने नहीं देगा, जो आई थिंक मेरा ख्याल है। ध्रुव ज्योति रॉय, सर इस्लामिक जिहाद का कैसे रोक सकते हैं इंडिया में? देखें, सिंपल हल है लेकिन बहुत मुश्किल भी है। सिंपल ये है, मदरसे बंद। चाइना डॉक्ट्राइन आपके सामने है जो उगर के साथ कर रहा है। मदरसे बंद, मस्जिद की स्क्रूटनी, जिहादी फंड जो मुसलमान दे रहे हैं, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति मुसलमान, बाहर से भी और विद इन इंडिया, फंडिंग बंद, सख्ती से करें, इनके स्लीपर सेल्स तोड़ दें, जिहादिज्म खत्म। अब ये कहने का आसान है, करने को मुश्किल है। अमेरिका ने 9/11 के बाद यही किया था। आज तक इसके बाद वहां पे कोई इस्लामिक जिहाद के नाम पे बड़ा काम नहीं हो रहा। छोटे मोटे वाकयात होते रहते हैं लेकिन अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं हो रहा।
जो हाल यूरोप का है ना इस वक़्त मुसलमानों के हवाले से अमेरिका में नहीं है। किया ना, अमेरिका के लिए आसान था, क्योंकि वो सुपर पावर है। भारत के लिए थोड़ा कर किया नहीं किया अभी तक तो हंगामा पूरी दुनिया में मचा हुआ है कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है, फलाने-ढिमकाने। बकने दें, भारत कौन-सा मोहताज मुल्क है। भारत इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। 5 साल के लिए कान बंद करके अभी तो नहीं कर सकते, अभी तो इलेक्शन है, एक तो भारत में हर 2 महीने बाद इलेक्शन होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन बड़ा मसला होता है। 2024 के इलेक्शन बीजेपी जीते, आँख, कान, नाक, मुँह बंद सब बंद करके शुरू करें। 3 साल का ऑपरेशन करें, 2 साल रिबिल्ड करें, सब सफाया हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र नाम का ना बनाएँ, मतलब कानूनी तौर पे भले ना बनाएँ, लागू कर दें हिंदू राष्ट्र। Dupinder Singh ji, RFG, I follow you from long time. Just don't worry. Every Indian will support you and stand behind you whenever you need any help. Just speak once. Every problem will be solved. We Indian love you and stand by you. देखें दुपिंदर जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ और मैं मौका आया है तो मैं बता भी दूं कि मैं आभारी हूँ अपने भारतीय परिवार का। हर लिहाज से इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अभी छोटी-सी बात है कि मैंने अपनी अभी कुछ वीडियो में से पहले एक बार कहा था कि मैं रात को सोता हूँ तो मेरे को साँस में गड़गड़, गड़गड़ होती है तो नींद मेरी पीसफुल नहीं होती, कोई मशवरा दें। भाई इतने मशवरे आए, इतनी ईमेल्स, मैसेजेस, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, इधर यूट्यूब में नीचे कमेंट्स में इतने मशवरे आए। इससे क्या पता चलता है कि यू पीपल केयर फॉर मी और ये परिवार ही करता है और कोई नहीं करता। तो ये मेरा परिवार है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं एक एंकर पर्सन की तरह ड्रामेबाजी करके बातचीत नहीं करता। मैं क्लियरली अपने परिवार की तरह आप लोगों से बात करता हूँ अपनी वीडियोज़ में भी। तो ये है कि इसके लिए तो मैं जितना मतलब शुक्रिया आप सबका अदा करूँ कम है। दूसरा ये है कि हर लिहाज से मेरे सपोर्ट के लिए मेरे साथ खड़े होते हैं और ये है कि कोई ₹100 भी भेजता है, तो मैं उसको उस नज़र से देखता हूँ कि हो सकता है कि उसकी रोज़ की तनख्वाह ₹100 हो या ₹200 हो या ₹300 हो, उसमें से ₹100 दे रहा है। मेरे लिए वो इतना ही कीमती है कि कोई ₹1000 देता है, कोई ₹10,000 देता है। लेकिन ये है कि मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कितना भी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, मोरल सपोर्ट करता है, केयर करता है, मशवरे देता है, मैं बयान नहीं कर सकता कि ये मेरी स्ट्रेंथ है एंड दैट कीप्स मी गोइंग ऑन। तो दुपिंदर जी थैंक यू वेरी मच। आप सब दोस्तों का, भाइयों का थैंक यू वेरी मच। खेमू राठौड़ जी थैंक यू, हैप्पी टू फॉलो यू, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। जी भाई, आई प्रॉमिस आई विल कीप डूइंग व्हाट आई बीन डूइंग। Sanandya ji, why Nawaz Sharif is delaying his return to active politics despite favoring government in place? I always love your analysis. Please visit my humble home while in India. जी सनंदिया जी, जब भी अगर इंडिया आना हुआ तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए अपने कॉन्टैक्ट्स, तो मैं आपसे ज़रूर रब्ता करूँगा और बिल्कुल मिलेंगे। और नवाज़ शरीफ के हवाले से जो आपने बात की, तो नवाज शरीफ का मसला ये है कि एक तो उसकी अब वो हेल्थ नहीं रही। छोटी उम्र तो नहीं है ना भाई। आप ये देखें कि तकरीबन 40 साल से ये पावर कॉरिडोर्स में बैठा है। 40 साल से मिनिस्टर, ये वो, और ये पाए और निहारी और जो हमारे हाई कोलेस्ट्रॉल के खाने बहुत खाता रहा है, अभी भी खाता है। तो हेल्थ वाइज ही इज नॉट ओके। दूसरा ये है कि लीगली भी ये अभी तक इसको लाइफ टाइम बैन किया हुआ है ना, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो आके क्या करेगा? बेटी को उसने पूरे मुस्लिम लीग का वो बना दिया है,
चेयरमैन मतलब प्रेसिडेंट तो शहबाज शरीफ है, लेकिन ऑपरेशन इंचार्ज इसको बेटी को बना दिया मरियम नवाज को एक्टिवेट किया हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि अब नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर रहा है ना 3 बार, तो अब ये प्राइम मिनिस्टर से कम पे तो वैसे भी तैयार नहीं होगा कोई। दूसरा, इमरान खान ने इन लोगों के लिए बाकी काफी नुकसान तो इन लोगों की पॉलिटिक्स को पहुंचाया है। तो कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि वापस मुस्लिम लीग नून अकेली पावर में आ जाए, जैसे पहले आती रही है मेजोरिटी के साथ, तो हो सकता है ये प्रेसिडेंट बन जाए कि सेरेमोनियल होगा, ज्यादा काम होगा नहीं, और अय्याशी से बादशाह सलामत बन के बैठा रहेगा। पाकिस्तान का तो ना नवाज शरीफ दोस्त है, ना जरदारी है, ना मौलाना फजलुर रहमान है, ना इमरान खान है, कोई भी नहीं है। मुर्डोक जी, थैंक यू। जय हिंद आरिफ भैया, प्लीज आप पेटीएम आईडी बना लीजिए, हम छोटे भाइयों को कुछ सपोर्ट करने दीजिए। देखें मोडोक जी, बात यह है कि इंडिया के जो पेमेंट के जो प्लेटफॉर्म्स है ना, वो मैं बना नहीं सकता। उसकी कई वजूहत हैं। एक तो ये कि मैं इंडियन नेशनल नहीं हूँ, दूसरा ये पेटीएम और क्या यूपीआई ऐसे कुछ है ना जो प्लेटफॉर्म, उसके लिए आपको इंडिया का फोन नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर, वो मेरे पास नहीं है। उसके लिए आपको इंडिया का बैंक अकाउंट चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। मैं अगर जैसे यहाँ पे कुछ इंडियन लोग ब्रिटिश नेशनल बन जाते हैं, कोई फ्रेंच नेशनल, तो फिर भी वो इंडियन ओरिजिन के रहते हैं, तो उनके लिए सहूलत होती है। उनका क्या एनओसी कार्ड होता है, क्या होता है, नेशनल ओवरसीज ओआईसी कार्ड, ओवरसीज इंडियन कार्ड जो बनता है, तो उसके राइट्स तकरीबन इंडियन नेशनल जैसे हो जाते हैं, तो वो लोग तो रख सकते हैं। मेरे जितने यहाँ पे इंडियन दोस्त हैं जो ब्रिटिश नेशनल भी हैं, उनके इंडिया में बैंक अकाउंट भी हैं, और वो चाहें तो इंडिया से अपना अपने नाम पे एक सिम भी ले सकते हैं। मैं ये सब नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि ये है मामला फंडिंग के। तो आजकल जो जिहादियों की फंडिंग और इस हवाले से जो चीजें गवर्नमेंट सख्तियां कर रही है, तो मैं मोडोक साहब जैसे आपसे मैं रिक्वेस्ट करूं कि आप अपने नाम पे मुझे सिम लेके दें, अपने नाम पे बैंक अकाउंट निकालें, और फिर जितनी पेमेंट आपके पास आती है आप मुझे भेज दें। नहीं कर सकते आप, क्योंकि लीगली इसके बड़े इम्प्लीकेशंस होते हैं। एक तो टैक्स का मसला होगा आपको, दूसरा ये होगा कि आप मुझे पैसे भेजोगे तो सरकार को क्या जवाब दोगे कि भाई ये कौन किसको पैसे भेज रहे हो भाई। फिर एक पाकिस्तानी नेशनल हूं ना आफ्टर ऑल, पाकिस्तानी नेशनल के लिए इंडिया से फंडिंग जमा करना, ये वो, तो ये सब मसले हैं। मेरे पास गुंजाइश नहीं है कि मैं पेटीएम या ये सब चीजें गूगल पे इंडिया के नाम पे, या इंडिया के कोई प्लेटफॉर्म जो कि फंडिंग के होते हैं उसको यूटिलाइज कर सकूं। ये मेरी एक हिंड्रेंस है, और मैं समझता हूँ सही भी है। पेट्रियन आईडी जी, पेट्रियन आईडी में शेयर करता रहता हूँ, अपनी हर वीडियो में शेयर करता हूँ, अभी मैं शेयर कर देता हूँ पेट्रियन आईडी। सुनील विजय वारगिया, थैंक यू सुनील भाई। अच्छा, अक्षय विजयपुरी जी, अक्षय विजयपुर, थैंक यू वेरी मच। व्हाट डू यू थिंक फ्यूचर ऑफ रशिया यूक्रेन वार, फ्यूचर ऑफ यूरोप एनर्जी नीड्स, प्लीज कमेंट ऑफ ब्रिटेन करंट इकोनॉमिक स्टेटस। देखें, रशिया यूक्रेन वार का कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये दो सुपर पावर्स की जंग है। बीच में ये जेलेंस्की नामी एक कॉमेडियन है, एक जिसने जो कि विलन बना हुआ है, और वो अमेरिका को प्लेटफॉर्म दे रहा है। जेलेंस्की यूं समझ लें कि अफगानिस्तान के लिए जियाउल हक ने अमेरिका को पूरा प्लेटफॉर्म दिया था, यहाँ पे जेलेंस्की ने दिया हुआ है। अब कल को जेलेंस्की मरमरा जाता है, रशिया मार देती है इसको या किसी तरह, तो तकरीबन रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। रशिया का जो मोटिव है ना इस जंग में, वो कभी भी ये नहीं रहा कि मैं पूरा यूक्रेन पे कब्जा कर लूंगा। रशिया का मोटिव यही रहा है कि 4-5 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस लेनी थी, जो कि ट्रेडिंग रूट है, पोर्ट है, एटॉमिक और एनर्जी रिसोर्सेज की गढ़ है, वो पहले हफ्ते में ले ली थी।
अब उसी को रशिया सँभाल के बैठा हुआ है। या फिर अमेरिका की ट्राई है कि पुतिन को मार दें। पुतिन को मार देंगे, तो मामलात बहुत खराब होंगे, कि आफ्टर ऑल रशिया में लीडरशिप की कमी नहीं है, ठीक है ना? रशिया में लीडरशिप इतना बड़ा मुल्क है, कंटिन्यूएशन रहती है, इनका फॉरेन मिनिस्टर ही देख लें कितना तगड़ा है, तो लीडरशिप की कमी नहीं है। और फिर जो रिटेलिएशन रशिया की तरफ से आएगा, तो मैं समझता हूँ कि अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। जंग चलेगी, जंग अमेरिका के मफाद में, तो अमेरिका चलाता रहेगा। रशिया चाहता है कि अब जंग खत्म हो, हमारा मकसद हमने पूरा कर लिया है। अमेरिका चाहता है कि नहीं, जंग चलती रहे, रशिया को जितना डेंट पड़ सकता है पड़े। ऑल दो के डेंट सारा यूरोप को पड़ रहा है। यूरोप की एनर्जी नीड्स हैं, यूरोप में तो एनर्जी के रिसोर्सेज है नहीं, मोहताजी रहेगी। कतर से भी लेंगे, सऊदी अरब से भी लेंगे, यूक्रेन से भी कोशिश करे लेंगे, अभी तो 3 गुना कीमत पे अमेरिका से भी ले रहे हैं। तो इनके पास अपने एनर्जी रिसोर्सेज तो है नहीं, तो बिल्कुल मोहताजी रहेगी। जी भाई, ये पैट्रियन की आईडी नीचे शेयर कर दी है। अनुराग त्रिवेदी जी, आरिफ जी, जय श्री राम। जय श्री राम भाई, क्या आपको पाकिस्तानी लोग सपोर्ट करते हैं? अगर नहीं करते तो फिर वो कैसे समझने कि उनको साथ अत्याचार हो रहा है, और वो गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे खड़े होंगे? देखिए, पाकिस्तानी मुख्तलिफ लोग हैं। बलोच सारे मेरे दोस्त हैं, सारे मेरे साथ अच्छे सपोर्टिव उसमें हैं। सिंधी 2 किस्म के हैं, एक वडेरे के साथ जो जुड़ा हुआ है, जिनके अपने मफाद आते हैं, उनको छोड़ के काफ़ी सिंधी मेरे दोस्त हैं, मेरे करीब हैं। पख्तून, तकरीबन पख्तून मेरे दोस्त हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। महाजिरों में अल्ताफ भाई के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो मेरा दोस्त है, मेरे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। लेकिन बाकी मुहाजिर जो है, वो मुझे गद्दार समझता है, काफ़िर समझता है। तो और पंजाबी, पंजाबी का तो मैं भी पंजाबी को नहीं पसंद करता, मुसलमान पंजाबी पाकिस्तानी, और वो भी मुझे पसंद नहीं करते। वो भी मुझे गद्दार और काफ़िर समझते हैं, और मैं उनको इंसान ही नहीं समझता, मेजॉरिटी ऑफ देम। Murdoch ji. Thank you, Murdoch ji. Why is the West ignoring the ongoing Islamization of EU? Why isn't the general population coming out against it? आह, देखें, जनरल पॉपुलेशन तो इसलिए बाहर नहीं आती कि ये लड़ाका नहीं है। मुसलमान लड़ाका है। मुसलमान हर घड़ी लड़ने भरने को तैयार होता है, वायोलेंट होता है, और ये लोगों की अपनी आर्मी पूरी दुनिया को लूट के इनके लिए फैसिलिटीज लाती थी, इनका सिविलियन लड़ने वालों में से नहीं है। ये तो एक चमाट मारो तो पीछे हट जाते हैं। तो कैसे आएँगे सामने? वायोलेंट जिहादी माइंडसेट के साथ, जो कि मरने के लिए तैयार होता है ना, उनसे लड़ना मुश्किल होता है। और गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? तो गवर्नमेंट डरती है कि अब ये ह्यूज हैं, जैसे इंडिया में है ना भाई। दूसरा क्या होता है कि अब इंडिया में एक मिसाल ले लें, केरला में भी हैं, कश्मीर में भी हैं, बंगाल में भी हैं, गुजरात में भी हैं, यूपी में भी हैं, हर जगह हैं। या तो एक जगह कंसंट्रेटेड हो, जैसे इज़राइल में फ़लस्तीन, गज़ा और वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी है। इज़राइल ने इनको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है, फिर भी वहाँ पे मुसलसल टेररिज़्म होती है। इज़राइल इज़ एट वॉर। 50 साल से तो हम देख रहे हैं कि मुसलसल जंग पे, बल्कि जब से बना है तब से, 78 साल से। तो इज़राइल इज़ एट वॉर, फिर भी एक जगह कंसंट्रेटेड हैं फ़लस्तीनी तो। इनको आप कैसे देखोगे? जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, इसी तरह पूरे यूरोप में, मतलब जो मेनलैंड यूरोप है, वेस्ट यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन, पोर्टुगल, इटली, इंग्लैंड फैले हुए हैं। इंग्लैंड में आपको हर जगह मुसलमान मिलेगा। आप गाँव में चले जाएँ, गाँव में भी मिलेंगे। अब आप कैसे इनको कंट्रोल करोगे? अगर ये
सिविल वॉर शुरू हो जाती है, गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट ऑपरेशन करता है। आपने अभी देखा न्यू ईयर पे फ्रांस का मिनिस्टर कहता है, खाली 690 गाड़ियाँ जलाई। 690 गाड़ियाँ न्यू ईयर के जश्न में जला दी, मज़ाक-मज़ाक में। हज़ारों गाड़ियाँ वर्ल्ड कप में जला दी। अगर ये जंग पे आ गए तो गवर्नमेंट कैलकुलेट कर रही है कि किस तरह ऑलरेडी क्राइसिस है यहाँ पे, इन्फ्लेशन के क्राइसिस हैं, प्राइसेस खराब का मतलब कयामत है, एनर्जी रिसोर्सेज की क्राइसिस हैं। ऐसे में अगर ये सिविल वारें शुरू हो जाएंगी तो यूरोप तो कोलैप्स कर जाएगा। और यू नेवर नो कि कहीं जिहादी ग्रुप तगड़े हो जाएं, जैसे यहाँ पे इंग्लैंड है। इंग्लैंड के जो मेजर शहर हैं, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड, सबके मेयर मुसलमान हैं। मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में है। कंट्रोल कर लिए तो। ब्रसल्स है बेल्जियम का। 70 to 80% जो पॉपुलेशन है ना ब्रसल्स शहर की, वो इमिग्रेंट से ताल्लुक रखती है। 70 to 80%। यूरोप का कैपिटल है वो, नेटो का कैपिटल है। बॉम्बार्डमेंट करेगी क्या आर्मी उधर अपने शहरों पे? मुश्किल है। राजेश्वर बिश्नोई जी, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद साहब, औरतों को मस्जिद में इमाम बनने का हक कब मिलेगा? कभी भी नहीं। इस्लाम डज नॉट अलाउ। भाई जी, इस्लाम नहीं अलाउ करता। सर, वाई ममता बनर्जी नॉट सपोर्टिंग भारत जोड़ो यात्रा? देखें, ममता बनर्जी नेक्स्ट इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है। ये तो दिल्ली आया तो इसमें केजरीवाल भी नहीं आया, क्योंकि केजरीवाल भी नेक्स्ट इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनना चाह रहा है, हर एक बनना चाह रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा है ना राहुल गांधी की, अभी मैं कल किसी ने वीडियो शेयर की, कई दर्जन कंटेनर वाले ट्रक जा रहे थे, कई डजन, जिसपे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। यार, कई 100 करोड़, कई 1000 करोड़ का ये भारत जोड़ो यात्रा है यार। क्या फायदा क्या है इसका, ये बता दें। एक तो आम आदमी को कितनी तकलीफ हो रही है कि अगर 100 ट्रक जा रहे हैं, पूरी ट्रैफिक का बाजा, फिर जब आप पैदल निकल के ड्रामेबाजी कैमरा शो करते हैं, ये तो नहीं है ना कि 24 घंटे पैदल चल रहा है। 15-20 मिनट तफरी के लिए आधा घंटा पैदल चल लिया, मेला जमा लिया, फिर जाके एयर कंडीशन ट्रक में जाके बैठ गए। सर्दी वाले इलाके हैं तो हीटर है। पिकनिक बनाई जा रही है। इनके लाइकली माइंडेड जो हैं, कमल हसन आ गया, स्वरा भास्कर आ गई, आलिया भट्ट, वो पूजा भट्ट आ गई, इस टाइप के इनके अपने, जो वो अभी दुलत आया है। दुलत कौन है? पाकिस्तानी आईएसआई के साथ सुबह शाम इसके साथ दारू पीता रहता था। हमारा कौन था आईएसआई का चीफ? मसूद, क्या नाम था जनरल का? इनके साथ मिला हुआ था। ये सब भारत तोड़ो यात्रा वाले लोग हैं। तो ममता बनर्जी समझदार है, उनके साथ नहीं मिली। हर्षरी जी, सर, यूके ने रवांडा में डिपोर्ट की डील की है, क्या यूके और यूरोप घुसपैठियों को फेंक पाएगा अमाउंट में? देखें, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स के नाम पे ड्रामे तो बहुत हो रहे हैं। लेबर पार्टी बहुत ड्रामा कर रही है। अभी तक तो किसी को भेज नहीं सके। खाली अभी तक भेजा किसी को नहीं, और इस पे ऑलरेडी इतना हंगामा मचा हुआ है। तो मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वाले और फिर ये जो ड्रामे शुरू हो जाते हैं। आम पब्लिक चाहती है कभी इमिग्रेशन का मसला हल हो। ऋषि सुनक लुक सीरियस। अभी ऋषि सुनक ने 3-4 दिन पहले इमरजेंसी प्लान दिया है 5 पॉइंट्स पे, कि ये 5 पॉइंट्स मुझे करने हैं, जिसमें ये है कि सबको प्राइसेस कंट्रोल करना, इनकम बढ़ाना, इंग्लैंड की इकोनॉमी को बेटर करना,
और ये जो डॉक्टरों का मसला है, जैसे मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया कि लंबी चौड़ी वेटिंग लिस्ट है, कई कई महीनों के बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है। तो इसने इसको कहा है कि वेटिंग लिस्ट को कम कराना है। और पांचवा पॉइंट है कि जो छोटी कश्तियों में माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको रोकना। तो लेट्स सी। लेकिन रवांडा वाला प्लान तो बनाया है इन्होंने, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ हो सकेगा। सर, प्लीज टेल अस मोर अबाउट इस्लामिक प्रॉब्लम इन यूरोप, इफ पॉसिबल डू ए होल शो अबाउट मुस्लिम गैंग्स एंड क्राइम्स। भाई मैंने तो कई प्रोग्राम किए हैं इस पे, कई प्रोग्राम किए हैं पूरे पूरे। और मैं इस लंदन में रह के इन मुसलमानों से पंगे लेता रहता हूँ। ये है कि और लेता भी रहूंगा जहां मुझे लगेगा, जरूरत लगेगी। लेकिन मैंने डिटेल में आपको कई प्रोग्राम किए हैं यहाँ पे मुसलमानों की, बल्कि कल ही मेरा एक लगा इसके ऊपर प्रोग्राम, इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप के ऊपर। तो कल भी लगाया है एक मैंने। और जैसे जैसे जरूरत होती है मैं लगाता रहता हूँ। राजीव कुमार जी, राजीव भाई, थैंक यू। आरिफ भाई, अगर हिंदू इन बलोचों के साथ दे तो क्या बलूचिस्तान में हिंदुओं को बसने देंगे? क्या बलोच हिंदुओं को वहां मंदिर बनाने देंगे? देखिए, ये चीजें टोटली आउट ऑफ कॉन्टेस्ट हो जाती हैं। ठीक है ना? कि पहली बात तो ये कि बलोचिस्तान में हिंदू जाके क्या करेगा, है ना? या तो आप इन्वेस्टमेंट करने, एक आजाद बलोचिस्तान बोल के अदानी जी कहते हैं हम वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अंबानी जी कहते हैं हम वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, फलाने। तो जाहिर है फिर हिंदू जाएंगे। तो जब सऊदी अरब ने मंदिर बनाने की इजाजत दे दी है तो फिर बलूचिस्तान क्यों नहीं देगा? लेकिन आप ऐसे कहें कि भाई 1,000 हिंदू जा रहे हैं ऐसे ही रहने के लिए, क्या करेंगे वहां रह के? कोई कामकाज चाहिए ना भाई। खाओगे कहाँ से, पियोगे कहाँ से? तो इन्वेस्टर होगा, तो इन्वेस्टर को तो दुनिया का हर मुल्क वेलकम करता है। तो बाकी ये है कि इंडिया अगर मदद करता है एज ए कंट्री, क्योंकि आम आदमी की मदद से क्या होगा? आम आदमी क्या मदद करेगा? 50, 100 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया, 10 लाख रुपया, ऐसे कोई फाइनेंशियल हेल्प कर देगा ना। ये तो नहीं है कि आम हिंदू वहां पे बंदूक लेके जाएगा और आर्मी से लड़ने में इनकी मदद करेगा। तो आउट ऑफ कॉन्टेस्ट आप जो पूछ रहे हैं वो है। अक्षय विजयपुर जी, योर व्यूज ऑन बिलावल रिसेंट विजिट टू यूएसए एंड प्लीज कमेंट ऑन गोल्ड फाउंड इन बलोच। विल दिस गोल्ड बी यूज्ड टू पे पाकिस्तान रेप एंड फंड टेररिज्म? देखें, बिलावल के विजिट के ऊपर तो मैं प्रोग्राम भी कई कर चुका हूं। अभी भी मैंने बताया कि इसको अमेरिका ने ठोक बजा के एक प्रोग्राम दिया है कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस तैयार करो और पाकिस्तान को बचा लेंगे। बिलावल आर्मी का बूट चाटने में लगा हुआ है कि उसको अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पे एक्सेप्ट किया जाए। बाकी आपने ये जो सवाल किया है गोल्ड का, तो ये रत्तोडेक बलूचिस्तान में जो गोल्ड की कान मिली है, ऑलरेडी चाइना और पंजाबी आर्मी काफी उसमें से गोल्ड इलीगली निकाल चुकी है। अब इंटरनेशनल कोर्ट्स और ठेके मुशर्रफ ने दिए और फिर जरदारी ने दूसरे को दिए और कई केसेस बने, पाकिस्तान ने बिलियंस ऑफ डॉलर के जुर्माने लगे, सब कुछ हुआ। अब फाइनली ये फैसला हुआ है कि एक कंपनी है जिसको के ठेका दिया गया है, 50% जितना भी गोल्ड निकलेगा उसका 50% वो कंपनी ले जाएगी। 25% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंपनियां, ओजीडीसी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कॉरपोरेट्स हैं वो ले जाएंगी। और बाकी 25% में 15% बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को मिलेगा, वो आर्मी है। आपको पता है बलूचिस्तान में आर्मी ही रूल कर रही है। और 10% भी वहां पे ही किसी ठेकेदारों को, ये वो। तो लूटमार हो रही है, किसी के काम नहीं आना। लोगों के पर्सनल, आर्मी के, पॉलिटिशियंस के, ब्यूरोक्रेट्स के जेब भरे जाएंगे, 50% तो डायरेक्ट वो कंपनी ले जाएगी। मोडोक जी, थैंक यू। आर देयर मोर राइट विंग politicians in EU like Italian PM Giorgia Meloni who are working to solve the Islamic immigrant problems? Do they even have a solution or they are waiting for? देखें, बात दरअसल ये है कि इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी राइट विंग है। फ्रांस का प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रों राइट विंग है। तो राइट विंग तो
रूल कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ किस हद तक जाने को तैयार हैं, ये मुश्किल जवाब है। देखना होगा कि किस हद तक जाने को तैयार हैं ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ। बहरहाल एक जंग तो करनी पड़ेगी, अपने ही मुल्क में, जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, इन लोगों को जंग तो लड़नी पड़ेगी। किस हद तक तैयार हैं, लेट्स सी। विश्वास जी, सर, इफ पाकिस्तान lose POK under Asim Munir, then what will happen to Pak army? Will he resign? And will there be internal revolt leading to breakup of Pakistan? आह, पहले तो ये ना कि पाकिस्तान पीओके लूज करे। पीओके ऐसे ही तो पाकिस्तान के साथ नहीं मिल जाएगा ना भाई, भारत के साथ। भारत को जंग करनी होगी। जंग के बगैर तो नहीं मिलेगा गिलगित बल्तिस्तान पीओके। अभी गिलगित बल्तिस्तान में हजारों नहीं, लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, कि हम इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं। इंडिया कहाँ है? तो अब डिपेंड्स ऑन इंडिया। इंडिया हमला करता है, जंग लड़ता है, तो पीओके गिलगित बल्तिस्तान आराम से ले लेगा। पाकिस्तान में इतनी टप्पड़ है नहीं कि ले सके, बचा सके। लेकिन इज इंडिया रेडी, ये देखना होगा। और जनरल आसिम मुनीर के रिजाइन करने से क्या होगा? बाजवा के जाने से कुछ फर्क पड़ा? इससे पहले राहिल शरीफ, इससे पहले कयानी, इससे पहले मुशर्रफ। ये माइंडसेट है भाई। इवन 71 में आप आधे से ज्यादा पाकिस्तान लूज कर गया, याया खान। क्या हुआ? सिर्फ उसके 6 साल बाद मार्शल लॉ आ गया, जियाउल हक ले आया। ये माइंडसेट है। ऊपर ऊपर बैठे जनरल के जाने आने से क्या फर्क पड़ना है? हर हर महादेव, थैंक यू वेरी मच भाई। सऊदी सऊदी अरबिया अपनी खुद की आर्मी क्यों नहीं रखता है? ना सऊदी अरब की आर्मी। लो, सऊदी अरब वन ऑफ द बिगेस्ट खरीदार ऑफ हथियार। अमेरिका के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है, तो वो खरीदार किसके लिए? वो आर्मी की हथियार किसके लिए? आर्मी के लिए ही है ना। सऊदी अरब की बहुत बड़ी आर्मी है। उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से मेरा ख्याल है सऊदी अरब की आबादी 2.5-3 करोड़ है। आई एम नॉट श्योर। जब मैं सऊदी अरब में रहता था तो 1 करोड़ थी, लेकिन उनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है। 4-4 बीवियां, 10-10 बच्चे। तो मेरा ख्याल है अब 2.5 या 3.5 करोड़ है आबादी सऊदी अरब की। तो उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से तो बहुत बड़ी आर्मी है सऊदी अरब की। और सऊदी अरब की बहुत स्ट्रांग आर्मी भी है, क्योंकि अमेरिका से ट्रेनिंग ले रहे हैं 40-50 साल से। इनका एक एक सिपाही अमेरिका से पढ़ के आता है, अमेरिका से ट्रेनिंग लेता है, अमेरिकी हथियार यूज करता है। तो है बिल्कुल आर्मी। समीर बलोच, नमस्ते आरिफ भाई। सर, व्हाट डू यू थिंक, हु इज सपोर्टिंग टीटीपी और अफगान तालिबान? बताना नहीं किसी को। इंडिया अगेन कॉमन एनिमी। अफगानिस्तान की तो अभी इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा है कि हम 500 प्रोजेक्ट हैं जो अफगानिस्तान में हम अधूरे छोड़ के आए थे, वो वापस हम पूरे कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि टेररिज्म को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रीबिल्डिंग में अफगानिस्तान में आपको पता है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। तो उसमें इंडिया बिल्कुल पहले भी अशरफ गनी का गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करता था, और इस सरकार में भी। बात दरअसल ये है कि इंडिया गवर्नमेंट्स को नहीं सपोर्ट करता। इंडिया वहां पे जो प्रोजेक्ट्स हैं आम आदमी की भलाई के लिए, पहले भी अशरफ गनी की गवर्नमेंट में भी अफगानिस्तान मुल्क को सपोर्ट करता था। और आज भी वहां पे 500 प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में इंडिया कंप्लीट कर रहा है। वो कंट्री अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ना तालिबान आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है, ना टीटीपी की टेररिज्म को कर रहा है। बाकी आप पूछ रहे हैं कि अगर इनकी टीटीपी की टेररिज्म को कौन सपोर्ट कर रहा है, तो भाई वो एक मुल्क है पूरा अफगानिस्तान इनके पास, रिसोर्सफुल मुल्क है। आपको क्या पता वहां से कौन क्या माइनिंग करके ले जा रहा है, क्या कुछ है। तो नहीं, बहुत है इनके पास हिसाब किताब। मोडोक भाई, थैंक यू।
बड़े भाई अपना ध्यान रखिएगा, आपको और आपके परिवार को ढेर सारा स्नेह और शुभ मानिए। जय जिनेंद्र, जय हिंद। मोडक भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गुड विशेस, और आपको भी ऑल द बेस्ट विशेस फॉर मी। हर्ष श्री जी, सर क्या टीटीपी लाहौर तक पहुंच पाएगी या यूएसए कूदेगा बीच में? लाहौर और तो मुश्किल है फिल वक्त। तो ऐसा लगता है कि फाटा वाटा तक तो पहुंच जाएंगे। केपी के भी पूरा लेना बड़ी बड़ी बात है भाई। इनको अपना अफगानिस्तान लेने में 20 साल लग गए, वापस अपना अफगानिस्तान लेने में, जहां पे ये मौजूद भी थे शुरू से, और उसमें भी पाकिस्तान की मदद ली। तो पाकिस्तान में लाहौर तो छोड़े, केपी के भी मुश्किल है। हाँ, फाटा वाटा की हद तक थोड़ा कब्जा कर लें, लेकिन ये एक जंग होगी, कंटिन्यूअस जंग रहेगी फिर। Seema Suganji, I feel sorry for Baloch people after having gold mine and other rich resources. They are suffering and deprived of basic day-to-day needs. Guess, God bless them. No words I have. Further, universe will bless them. सुन देखें, सीमा जी, बात यह है कि इनके दौलतमंद होना, बलूचिस्तान की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसी वजह से इनके ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं। अगर बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते तो आर्मी वहां पे क्यों जाएगी भाई? वहां पे पेट्रोल बहुत है, जो कि बलोच एक्सप्लॉइट नहीं करने दे रहे। वहां पे गैस आपने देखा होगा, अभी तो बड़े बोरे भर के गैस आम आदमी लेके जा रहा है। तो कितनी गैस है वहां पे? पूरे पाकिस्तान को 56 से सप्लाई हो रही है। गोल्ड है, मैग्नीशियम है, क्या क्या नहीं है बलूचिस्तान में मिनरल्स। मुझे याद है कि 90s में मैं जब यूनाइटेड नेशंस जाता था, तो एक थिंक टैंक की रिपोर्ट थी कि अगर बलूचिस्तान आजाद हो जाए ना, तो 10 सालों में, उस वक्त कहा था 10 सालों में दुनिया की सेकंड रिचेस्ट स्टेट होगी आफ्टर कुवैत, पर कैपिटा इनकम या कुछ ऐसे उस पे कोई बेसिस पे। इनकी दौलत ही इनके लिए वबाल बन गई है। अजीज दोस्तों, प्रोग्राम 1 घंटा हो गया है, तो वाइंड अप करते हैं। मैं एक दो सवाल ले लेता हूँ। सिद्धांत गोस्वामी जी, सर नेपाल को एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है एज दे आर इन्वॉल्व इन टेरर फंडिंग एंड इंडियन मुजाहिदीन कैंप, सीआईए को की रिपोर्ट है। क्या भारत को एक प्रो चाइना नेपालीज गवर्नमेंट को बचाना चाहिए? टू अर्ली है, अभी टू अर्ली है। और नेपाल में मैंने ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक पढ़ी नहीं है, तो लेट्स सी, टू अर्ली है। समीर बलोच, आरिफ जी, आई थिंक यूएसए वांट देयर should be a war between India and Pakistan. Will US support Pakistan if India take POK? मैं समझता हूँ ओपनली तो यूएसए पाकिस्तान इंडिया की वार में किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। बस ये है कि उसकी, वो मैं नहीं समझता कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया की जंग हो। अमेरिका चाहता है इंडिया चाइना की जंग हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग हो। लेकिन इस सूरत में पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट करने का मतलब फिर आज का इंडिया वो इंडिया नहीं है। अभी जयशंकर जी कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप यूक्रेन मसले पे वेस्ट को क्यों सपोर्ट नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि आप इतने सालों पाकिस्तान और हाँ, जब पाकिस्तान में भारत की दुश्मनी में हुकूमतें चलती थीं, तो उसको अमेरिका सपोर्ट करता था, फंडिंग करता था, हथियार देता था। वो हमारे खिलाफ ही यूज होते थे। तो उस वक्त रशिया हमारे साथ खड़ा था, तो हम भूल नहीं सकते। तो आज खुल के भारत इस पोजीशन पे है कि अमेरिका को पिछले अमेरिका के उस पे ताने मार सकता है। तो अगर इन केस ये अमेरिका ने भारत पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो फिर अमेरिका से भारत की दोस्ती अमेरिका भूल जाए।
देखें, अमेरिका इंडिया की जो दोस्ती है ना, वो एक साइड की ज़रूरत नहीं है कि खाली इंडिया को ज़रूरत है। ज़्यादा अमेरिका को ज़रूरत है। अमेरिका दोस्त उसी को बनाता है जिसकी उसको ज़रूरत होती है। तो अमेरिका के लिए मुश्किल होगा। जयसुख जोशी जी, आखिरी सवाल ले लेते हैं। सवालात तो बहुत हैं, लेकिन मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, फिर अगले सैटरडे मुलाकात करेंगे। जयसुख जोशी जी, आरिफ भाई, व्हाई नोबडी इन पाकिस्तान टीवी डिबेट डिस्क्राइब टेररिज्म एज रूट कॉज ऑफ पाकिस्तान्स प्रेजेंट इकोनॉमिक क्राइसिस? करते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल आपको पता है कि वहां पे आर्मी कितनी कंट्रोल करती है चीजों को। तो क्रिटिसाइज करने वाले के लिए बहुत मुश्किल होता है क्रिटिसाइज करना, लेकिन कुछ लोग करते हैं फिर भी। हिम्मत है कुछ लोगों की, जो अपने यूट्यूब चैनल, जिन्होंने अपनी टीवी छोड़ दी है, टीवी की नौकरियां छोड़ के यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, क्योंकि वो टीवी के उस पर कर नहीं सकते, लेकिन करने वाले करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। मैं आपके और सवालात लेता, लेकिन मुझे अभी एक और प्रोग्राम में मिनी कपूर जी हैं अमेरिका में, उन्होंने मुझे कई बार पहले भी कहा था, तो मैं उनके साथ अभी प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो इसलिए मुझे वाइंड अप करना पड़ रहा है, वरना मैं और रहता। मैं कोशिश करूंगा अगले सैटरडे को ज्यादा टाइम रखूं, लेकिन ये मिनी कपूर जी को टाइम दिया हुआ था, इसलिए मुझे फिर इस वक्त ये आपका प्रोग्राम रखना पड़ा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों, आप सबकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है, सो कीप सपोर्टिंग। एंड जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।